हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूँ आज के फिर क्लास में। और आज हम जो है फाइनली पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में 16 नंबर चैप्टर। सबसे बड़ी बात है ना कि 15 नंबर जो चैप्टर था वो बहुत बड़ा चैप्टर था, जिसके चलते उसे 4 पार्ट में लेके आना पड़ा। लेकिन उम्मीद है कि ये वाला जो है चैप्टर ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आई थिंक कि आज के आज ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और चैप्टर का जो नाम है ये पियाजे का जो है सिद्धांत। एक पियाजे जो थे ये मनोवैज्ञानिक थे और उनका जो है योगदान वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रहा। तो उन्होंने जो है मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास पे जो है सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। और बहुत ही अच्छा जो है उस समय के हिसाब से जो है ये सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत रहा था, इसीलिए इसका इस्तेमाल आज भी उस समय काफ़ी ज़्यादा किया जाता था और इसमें कुछ सुधार करके और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर आइए और शुरू करते हैं कि पियाजे के सिद्धांत में जो है मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है, उन्होंने किस हिसाब से इसको करा। लेकिन उससे पहले कुछ इसके जो है कुछ विशेष पहलू हैं, जैसे मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो इसको हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पियाजे के सिद्धांत को भी पढ़ लेंगे बेहतर तरीके से, ताकि हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो मानसिक विकास का अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी है। इसके बाद इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे और भी कोई सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, उसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे, और फिर पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक कहने में तो ये 1 मिनट का समय नहीं लगा, लेकिन चैप्टर ये एक्सटेंड होगा। तो मानसिक विकास का अर्थ क्या है? मानसिक विकास को जो है 2 अर्थों में परिभाषित किया गया है, जिसमें जो व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में जो है मानसिक विकास का तात्पर्य समय बीतने के साथ संज्ञानात्मक विकास में जो है होने वाले सभी परिवर्तनों से है। रेबर ने जो है 2001 में इसकी परिभाषा दी और कहा कि मानसिक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास के उन सभी प्रगामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ जो है व्यक्ति में घटित होते हैं। लेकिन संकुचित के अर्थ में जो है ये मानसिक विकास का तात्पर्य जो है जन्म से परिपक्वता तक जो है व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के विकास से होता है। जेम्स ड्रेवर ने जो है इसी संकुचित अर्थ में इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसिक विकास का तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से प्रौढ़ता तक के जो है मार्ग की प्रगति में मानसिक योग्यताओं तथा कार्य के जो है उत्तरोत्तर प्रकटन तथा संगठन से है। और इन दोनों जो है परिभाषाओं को विश्लेषण करने से हमें पता होता है कि पहले के अर्थ में जो है मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास ये समानार्थक शब्द हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन दूसरे अर्थ में जो है इन शब्दों के बीच में अंतर है। इसका कारण है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर और प्रौढ़ता तक जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जो है ये क्रिया है या फिर जो प्रक्रिया है ये जन्म से लेकर और मरने तक मेरे भाई लगी रहती है और ये होती रहती है। इसके बाद जो है मानसिक विकास की अपेक्षा जो है संज्ञानात्मक विकास की जो अवधि है ये काफ़ी लंबी होती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास मानसिक विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, आइए और इसको भी देख लेते हैं। तो मानसिक विकास की कई सारी अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला है सहज क्रिया की अवस्था। और इस अवस्था की जो अवधि है जन्म से लेकर और 1 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में जो है शिशु में सहज क्रिया की प्रधानता होती है। सहज क्रिया जो है वे क्रियाएं हैं जो सुषुम्ना द्वारा संचालित होती है, जैसे छींकना, पलक गिराना, उठाना, चूसना, पुतली का जो है फैलाना, सिकुड़ाना आदि जो है ये सहज क्रिया है। वहीं जो है 13 से 15 माह के जो बच्चों में जो है लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क का जो है विकास आरंभ हो जाता है, जिससे जो है कुछ ऐच्छिक क्रियाएं भी जो होती हैं वो दृष्टिगोचर होने लग जाती हैं। तो ऐसे भी इसलिए देखा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि जब तक बच्चा जो है वो 14-15 साल का ना हो जाए, रियलिटी है 14-15 साल में बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, 17-18 मतलब 1.5 से 2 साल में, तब तक उसके अंदर जो है ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं वो दृष्टिगोचर नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्वाभाविक होती है और सुषुम्ना द्वारा जो है संचालित होती हैं, वही क्रियाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। दूसरा नंबर है ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था।
स्टेज ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज। इस अवस्था की जो शुरुआत है 16 से 17 माह माना जाता है और इस आयु में बच्चे में जो है मस्तिष्क के कुछ विकसित मस्तिष्क जो है बहुत कुछ विकसित हो जाता है और बृहत मस्तिष्क जो है ये कुछ हद तक परिपक्व हो जाता है। परिणामतः जो है ऐसे बच्चे जो है ऐच्छिक क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं। अब वे अपनी इच्छा के अनुकूल किसी क्रिया को करने अथवा नहीं करने में सक्षम होते हैं। माता पिता को देखकर खुश होना और उसी की ओर देखना, अजनबी की ओर नहीं देखना, अजनबी की ओर देखकर रोना, ऐसी जो है इच्छित क्रियाएं वो करने में सहज हो जाते हैं। तीसरा नंबर है उद्देश्यपूर्ण क्रिया की अवस्था, और यह अवस्था जो है स्टेज ऑफ पर्पसिव एक्शन, उद्देश्यपूर्ण। तो यह अवस्था जो है लगभग 2 वर्ष की आयु से शुरू होती है और इस अवस्था में जो है उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं कार्यों की जो है प्रधानता होती है। खिलौना पकड़ना, खेलने खाने की जो है सामग्री पकड़ना, अजनबी को देखकर दूर हटना आदि जो है उद्देश्यपूर्ण कार्य के उदाहरण। और बढ़ती हुई आयु के साथ जो है उद्देश्यपूर्ण कार्यों की विविधता तथा जो है जटिलता ये बढ़ती जाती है। सामान्यतः 18-19 तक आयु 18-19 वर्ष की आयु तक बच्चे पहुँचते पहुँचते बच्चों में जो है वो किशोरों में जो है वो परिपक्वता पूरी तरह से आ जाती है। इसके बाद एक मानसिक विकास की जो है विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी जो है विशेषताएं कुछ सामान्य विशेषताएं हैं और कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो आइए और पहले सामान्य विशेषताओं को देख लेते हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट विशेषताओं को भी देख लेंगे। सामान्य विशेषताएं जो हैं ये लगभग सभी अवस्थाओं में देखी जाने वाली विशेषताएं और हर व्यक्ति में देखी जाती है। और इसलिए जो है इसे सामान्य विशेषता की जो है संज्ञा दी जाती है। पहला है समय बीतने के साथ परिवर्तन। मानसिक विकास में जो है समय बीतने के साथ ही बहुत प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ जो है बच्चों के अंदर जो है मानसिक योग्यता की भी वृद्धि होती है। दूसरा नंबर है उत्तरोत्तर विकास यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। मानसिक विकास जो है ये क्रमिक होता है यानी ग्रेजुअल होता है और एकाएक जो है ये नहीं होता है। जैसे किसी बालक में जो है बौद्धिक योग्यता का विकास जो है क्रमिक रूप से बढ़ती हुई आयु के अनुपात से होता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल का बच्चा है और 25 साल का माइंडसेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर नए विचारों का विकास। मानसिक विकास के क्रम में जो है बच्चों के अंदर जो है नए नए विचारों का भी विकास होता है और नए नए विचार जो है वो अर्जित करते हैं। और विचारों के स्वरूप फैलाव तथा जो है संख्या को निर्धारित करने में प्राथमिक सामाजिकरण तथा द्वितीयक सामाजिकरण का हाथ होता है। वैसे चौथा नंबर है इच्छित एवं जो है विचारों की अभिव्यक्ति के ढंग। इच्छित एवं इच्छाओं और विचारों की जो है अभिव्यक्ति के ढंग। और मानसिक विकास के क्रम में जो है बच्चों में अपने विचारों तथा इच्छाओं की जो है अभिव्यक्ति के ढंग बदल जाते हैं और दूसरे शब्दों में जो है बच्चों की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो अपने विचारों और इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के जो है नए नए तरीके सीखते जाते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर है संज्ञानात्मक योग्यताओं का स्वरूप। मानसिक विकास के क्रम में संज्ञानात्मक योग्यताओं का स्वरूप जो है जटिल से सरल से जटिल की ओर होता है। पहले वो सामान्य चीज़ों को सीखते हैं, फिर उसके बाद उसकी विशेष चीज़ों को सीखने लग जाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आ गया विशिष्ट विशेषताएं यानी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो है मानसिक विकास की जो है विशेषताओं में अब हम विशिष्ट विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर है बचपन, यानी पहले हम जान लेते हैं मानसिक विकास जो है वो मानसिक विकास के जो है विशिष्ट विशेषताएं वे हैं जिनका संबंध जो है एक विशेष अवस्था से होता है। तो पहला नंबर है बचपन, और यह अवस्था जो है जन्म से करीब करीब 2 साल तक रहती है और इस अवस्था में जो है मानसिक विकास में जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला नंबर है कि बचपन में जो है मानसिक विकास की रफ्तार अन्य अवस्थाओं की तुलना में काफ़ी तेज होती है। दूसरा नंबर है इस अवस्था में जो है संवेदन की क्षमता का विकास आरंभ हो जाता है और बढ़ती हुई आयु के साथ यह क्षमता जो है सबल बनती जाती है और दृढ़ बनती जाती है। इसके बाद जो है जैसे सूंघने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, देखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, कई सारी क्षमताएं हैं जो बढ़ती जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है समझ का विकास भी
होने लग जाता है, सूझ का विकास भी होने लग जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग करने लग जाते हैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। और जन्म के समय बालक में जो है कोई समझदारी नहीं होती, लेकिन 6 महीने की आयु में वह माता पिता तथा जो है निकट संबंधी के प्रति सुखद व्यवहार करने लग जाता है। वैसे ही चौथा नंबर है कि भिन्न भिन्न तरह के संपत्तियों का विकास भी जो है वो लगातार होने लग जाता है, जैसे समय स्थान आदि से जो है वो संबंधित प्रत्ययों का विकास जो है 2 साल तक पूरा हो जाता है। वैसे जो दूसरा नंबर है इसी का विशिष्ट विशेषताओं का, वो है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में जो है मानसिक विकास की जो है अपनी अलग पहचान होती है। और अवस्था की अवधि जो है 2 वर्ष से 13 वर्ष तक की होती है, तो 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और यह अवस्था जो है, इस अवस्था में अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति, जिसको हम एक्सप्लोटरी टेंडेंसी बोलते हैं, का विकास आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में जो है दूरी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का संप्रत्यय घटक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। 6 से 13 वर्ष की आयु को जो है उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में जो है अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ औपचारिक शिक्षा के प्रभाव के कारण जो है बच्चों में तर्क संगत चिंतन तथा जो है जटिल संपत्तियों का जो है विकास ये होने लग जाता है। और इस अवस्था में जो है जीवन और मृत्यु के जो है संप्रत्यय ये अधिक यथार्थ बन जाते हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर किशोरावस्था। इस अवस्था की अवधि जो है 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की होती है। और इस अवधि में जो है मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। और इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास की जो है अपनी एक अलग पहचान होती है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ विशेषताएं ये दिखती है पहचान। तो आइए पहला नंबर जो है कि चिंतन में जो है औपचारिक सक्रियता की विशेषता पाई जाती है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पहले हम पढ़ चुके हैं पहले के अध्यायों में। दूसरा नंबर है अभिरुचि, मनोवृत्ति और आवश्यकता की जो है विविधता जो है विकसित हो जाती है। तो अभिरुचि भी पढ़ लिए, मनोवृत्ति भी पढ़ लिए पीछे के चैप्टर में। इसके बाद जो है तीसरा नंबर किशोर और किशोरियों में जो है एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कंसंट्रेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ पे। वो जैसे पढ़ना है तो पूरा मन से पढ़ेंगे, कोई भी काम करना है तो पूरे मन से करने लग जाते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है कि तथ्यों तथा अनुभवों के जो है सामान्यीकरण की योग्यता भी विकसित हो जाती है, और ये हो ही जाएगा। उसके बाद जो पांचवा नंबर है यह है कि सूचना संसाधन और संचारण की योग्यता भी विकसित हो जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट उनके अंदर हो जाता है। छठा नंबर है इस अवस्था में किशोरों और किशोरियों में जो है नए नए मूल्यों के साथ साथ नैतिक मूल्य भी विकसित हो जाते हैं। और सातवां नंबर है मानसिक विकास की इस अवस्था में आत्मीकरण की योग्यता भी विकसित हो जाती है। अब किशोर लड़के और लड़कियां एक दूसरे व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के साथ आत्मीकरण स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आठवां नंबर है इस अवस्था की एक मुख्य विशेषता जो है स्वतंत्रता भाव है। और किशोर लड़के और लड़कियां माता पिता के जो है बंधन से आज़ाद होने के भाव से जो है पीड़ित होते हैं। कब माँ बाप का वो मतलब जो डांटने वाली और समझने वाली समझाने वाली चीज़ें होती हैं वो कब ख़त्म होगा, ऐसी टेंडेंसी बच्चों के अंदर आ जाती है उस समय। तो 5 वर्ष की अवधि से लेकर और 19 वर्ष की अवधि तक 15% बच्चों जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं और उन्हें जूझना पड़ जाता है, क्योंकि वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसलिए 15%, 85% बच्चे नहीं जूझते हैं। इसके बाद है मानसिक विकास की जो है शैक्षिक सार्थकता क्या है। तो बच्चों के लिए भी होगा और माता पिता के लिए भी होगा और शिक्षक के लिए भी होगा। तो ये और इसको हम देख लेते हैं। शिक्षा की दृष्टि से जो है माता पिता और शिक्षकों को जो है बालकों के मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उन अवस्थाओं की जो है विशेषताओं से जो है अवगत होना बहुत ही आवश्यक है, जिसका जो है लाभ उठाकर वे बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास में बेहतरीन तरह से वो जो है अपना जो उनका जो अब काम है या फिर उनका जो अपना क्षमता है या फिर ऐसे मान सकते हैं उनका जो योगदान है वो 100% वो दे सकते हैं। पहला नंबर है माता पिता के लिए, उसके बाद हम शिक्षक के लिए पढ़ लेंगे। तो माता पिता के लिए भी कुछ जो है वो
पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए, और पहला नंबर कहता है कि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान दें, उनके खान पान की जो है उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन मानसिक योग्यताओं का विकास जो है समुचित रूप से हो सके। दूसरा नंबर है कि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, स्नेह तथा प्यार दें और उनमें जो है आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि विकसित हो। तीसरा नंबर है माता पिता को चाहिए प्रजातांत्रिक अनुशासन को अपने बच्चों के जो है पालन पोषण में लागू करें। प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, जैसे प्रजातांत्रिक को ही लोकतांत्रिक बोलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर है घरेलू वातावरण से जो है अधिक जो है उत्तेजक बनाने का प्रयास किया जाए, घरेलू वातावरण को यानी, और ताकि बच्चे की जो है मानसिक योग्यता और विशेष रूप से बुद्धि का विकास जो है समुचित रूप से संभव हो सके। इसके बाद पांचवा नंबर है कि बच्चे में जो है समझ और सूझ को जो है विकसित करने के उद्देश्य से माता पिता को चाहिए कि वह अनुकूल पर्यावरण की जो है व्यवस्था करें। छठा नंबर है माता पिता को यह भी चाहिए कि बच्चे में जो है सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग को जो है विकसित करने हेतु विविध जो है एवं विवादग्रस्त विषय एवं समस्याओं का जो है सामना करने का अवसर दें ताकि बच्चे जो है उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ। अब मानसिक विकास की जो है शैक्षिक सार्थकता में अब शिक्षक माता पिता के तो योगदानों को हम समझ ही लिया, अब शिक्षक क्या योगदान समझ लेते हैं। पहला नंबर है शिक्षक को चाहिए कि वह व्यक्तिगत भिन्नता का के जो है सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बालकों की जो है शिक्षा व्यवस्था करें ताकि उनकी जो है मानसिक विकास समुचित रूप से संभव हो सके। दूसरा नंबर है बालकों की मानसिक योग्यता के जो है समुचित विकास के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वर्ग में जो है बच्चों के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण करें और पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए और सृजनात्मक चिंतन जो है जिससे वो विकसित हो सके। तीसरा नंबर है शिक्षक को चाहिए कि कक्षा के वातावरण को जो है यथासंभव उत्तेजक यानी सिमुलेटिंग बनाए रखें ताकि जो है बुद्धि आदि जो है मानसिक योग्यताओं का जो है विकास सहज रूप से हो सके। उसके बाद चौथा नंबर है शिक्षक को यह भी चाहिए कि बालकों का जो है मस्तिष्क जनजावती प्रविधि से सिखाएं और ताकि उनमें जो है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और बौद्धिक योग्यता और संज्ञानात्मक योग्यताओं का जो है विकास समुचित रूप से हो सके। इसके बाद पांचवा नंबर है शिक्षकों का यह भी दायित्व है शिक्षक का है कि बालकों के जो है अनुकूल घर के जो है काम दें, इतना हार्ड भी ना दें और इतना कम भी ना, मतलब उस हिसाब से ना दें, और उनके माता पिता या फिर जो है अभिभावक से संपर्क रखें ताकि माता पिता की भूमिका और शिक्षक की भूमिका में तालमेल बना रहे। तो दोस्तों अब इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो मानसिक विकास तो हम पढ़ लिए, अब संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे और इसके बाद प्याजे का सिद्धांत पढ़ लेंगे। तो मानसिक विकास जो है ये संज्ञानात्मक विकास जो है ये संज्ञानात्मक विकास का जो तात्पर्य होता है संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास से, और संज्ञानात्मक योग्यता का अर्थ जो है बुद्धि, चिंतन, कल्पना आदि से जो है संबंधित योग्यता है। रेबर ने 1995 में कहा कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहारों से है जिनका स्वरूप जो है अमूर्त होता है और जिनमें जो है प्रतीकीकरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम उपयोग, प्रतिमा, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान एवं अन्य जो है शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के जो है कुछ सिद्धांत भी हैं, आइए इनको हम देख लेते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे जे.एस. पियाजे, जिनको हम जीन पियाजे बोलते हैं, जे.एस. पियाजे और जे.एस. जो है ब्रूनर, जीन पियाजे और जे.एस. ब्रूनर, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, हो सकता है आगे चल के जे.एस. ब्रूनर का मिले। तो आइए और देख लेते हैं पियाजे थ्योरी क्या है। संज्ञानात्मक विकास के जो है संबंध में जीन पियाजे का जो है योगदान काफ़ी ऊपर आता है। ये बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, वे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा इसको, स्विस मनोवैज्ञानिक थे और उनका जन्म जो है 1896 से 1980 के बीच उनका जीवन काल रहा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, उनका जीवन काल 1896 से 1980 एग्जाम में पूछ सकता है पियाजे का
क्योंकि पियाजे से रिलेटेड जब चैप्टर दे दिया है तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, जैसे नॉर्मली बाकी सारे एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। जैसे फ्राइड का इसके पहले वाले एग्जाम में पूछ दिया था, ऐसे ही किसी किसी का प्रोबेल का पूछ दिया था, ऐसे ही और भी कई सारे लोगों का जो है पूछ दिया, तो थोड़ा सा याद रखें। उनका प्रशिक्षण जो है वास्तव में जो है जीव विज्ञान से था, लेकिन उन्होंने जो है 2023 से लेकर और 1900 जो है 23 से लेकर और 1932 ईस्वी के बीच जो है 5 पुस्तकों को प्रकाशित किया, जिनमें जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया गया। और यहाँ पे हम उस जो पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के प्रति, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं। पहला नंबर है मुख्य संप्रत्यय, जिसको मेन कंसेप्ट बोलते हैं। संप्रत्यय भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पियाजे के जो है सिद्धांत में कई जो है संप्रत्यय यानी कई सारे कॉन्सेप्ट का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो आइए और एक एक करके उन सारे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। पहला है अनुकूलन, जिसको हम एडॉप्शन बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को अपना लेना। मतलब आप समझ रहे हो, कोई किसी कहीं सिस्टम में गए, वहाँ का सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, बाहर हम चाहे जैसे भी रहे, लेकिन वहाँ के सिस्टम को हम अपना लिए, अडॉप्ट कर लिए, फिर वो जो जाता है अनुकूलन का सिद्धांत हो जाता है। तो आइए और देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में जो है अनुकूलन का संप्रत्यय काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अनुकूलन की जो है प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है, और अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यह जो है दो तरीकों से संभव होता है, जिसमें आत्मसत्करण तथा समायोजन या फिर समझौता कहते हैं। जब कोई बालक जो है किसी परिचित परिस्थिति में या फिर नई परिस्थिति में होता है, तो वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप यानी पैटर्न के आधार पर व्यवहार करता है। यदि उसका यह व्यवहार प्रतिरूप सफल प्रमाणित होता है, तो उसमें जो है कोई परिवर्तन वह नहीं लाता है, और इसे ही जो है पियाजे ने जो है आत्मसात्करण का जो है सिद्धांत कहा है। इस प्रकार जो है बालक उस परिस्थिति में अनुकूलित हो जाता है और उस परिस्थिति के साथ जो है अनुकूलन स्थापित कर लेता है। दूसरी ओर यदि उस नवीन परिस्थिति में बालक का वह पूर्व स्थापित व्यवहार प्रतिरूप जो है विफल हो जाता है, तो वह उसमें परिवर्तन लाता है, जिसे पियाजे ने जो है समायोजन की संज्ञा दी है। और इस प्रकार बालक जो है समायोजन के माध्यम से उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन कर लेता है। दूसरा नंबर है साम्यधारण, जिसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन, साम्यधारण। पियाजे के अनुसार जब बालक जो है ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि वह आत्मसात्करण या फिर समायोजन के आधार पर वह अपवर्जक रूप से अनुकूलन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता, तो उसमें संज्ञानात्मक अनुकूलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या फिर समायोजन के बीच अनुकूलन लाकर उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। उसके बाद तीसरा नंबर है संरक्षण, जिसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ जो है वास्तव में परिवर्तन या स्थिरता को समझने एवं वस्तु के जो है रंग रूप में परिवर्तन एवं उसके तत्व परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक और वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, और दूसरी ओर वस्तु के रंग में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। चौथा नंबर है संज्ञानात्मक संरचना, जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को जो है संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है, और भिन्न भिन्न आयु में जो है बालकों की संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न हुआ करती है। उसके बाद पांचवा नंबर है मानसिक प्रचालन, जिसको हम मेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। मानसिक प्रचालन का अर्थ जो है संज्ञानात्मक संरचना की जो है सक्रियता है, और जब बालक किसी समस्या का
समाधान करना शुरू करता है तो उसकी मानसिक संरचना जो है सक्रिय बन जाती है। इसे जो है मानसिक सक्रिय संक्रिया या मानसिक प्रचालन कहा जाता है। इसके बाद छठा नंबर है एस्किम्स। पियाजे का यह सिद्धांत का जो है यह संप्रत्यय वास्तव में मानसिक प्रचालन संप्रत्यय का जो है बाह्य रूप है। जब मानसिक प्रचालन बाह्य रूप से जो है अभिव्यक्त होता है तो इस अभिव्यक्त रूप को जो है एस्किम्स कहते हैं। एस्कीमा पियाजे के अनुसार जो है एस्कीमा का अर्थ ऐसे मानसिक पियाजे के अनुसार जो है एस्कीमा एक ऐसे मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण संभव हो, जिसका जनरलाइजेशन संभव हो। यह संप्रत्यय वस्तुतः संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक प्रचलन के संप्रत्ययों से जो है गहरे रूप से संबद्ध होता है। इसके बाद आठवां नंबर है विकेंद्रण, जिसको हम डिसेंटरिंग बोलते हैं। इस संप्रत्यय का संबंध यथार्थ चिंतन से और विकेंद्रण का अर्थ यह है कि कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किसी सीमा तथा वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है। इस संप्रत्यय का उल्टा आत्म केंद्रण है। शुरू में बालक आत्म केंद्रण ढंग से सोचता है, बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रण ढंग से सोचने लग जाता है। पारस्परिक क्रिया पियाजे के अनुसार 9वां नंबर है पारस्परिक क्रिया, जिसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने एवं उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बच्चों की प्रौढ़ता पर बल्कि उनके जो है शिक्षण पर भी निर्भर करती है, बल्कि दोनों पारस्परिक जो है क्रिया पर आधारित भी होती है। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो पहला नंबर है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा नंबर है प्राक प्रचालन अवस्था, तीसरा है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। हालांकि हमने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है थर्ड ईयर में, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे संवेदी पेशीय अवस्था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की यह पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्षों तक चलती है। वह समझने लगता है कि यह वस्तु से भिन्न और अलग है। धीरे धीरे वह व्यवहारों तथा वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बीच संबंध करना सीख लेता है। इतनी योग्यता आ जाती है कि वह समझने लग जाता है कि आग छूने से हाथ जलेगा अथवा बर्तन को हिलाने पर तेज आवाज होगी। इस अवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि वस्तु अस्थायित्व का संप्रत्यय विकसित हो जाता है और बच्चा समझने लग जाता है कि नज़र से ओझल होने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व कायम रहता है। इसके बाद दूसरा नंबर है पाक प्रचलनात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की यह दूसरी अवस्था जो है 2 से लेकर और 7 वर्ष तक जारी रहती है। इस अवस्था में बच्चे की बौद्धिक योग्यता एवं चिंतन योग्यता में थोड़ी जटिलता आ जाती है। अब वह भाषा का उपयोग करने लगता है और वस्तुओं एवं शब्दों तथा प्रतिमाओं के रूप में जो है प्रस्तुत करने योग्य बन जाता है, परंतु उसकी बौद्धिक योग्यता उसी तक सीमित होती है। उसे दूसरों के संबंध में चिंतन करने में कठिनाई होती है। किसी एक विशेषता या फिर गुण के आधार पर वस्तुओं को जो है वर्गों में विभाजित करने लग जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है मूर्त प्रचालन अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। अवस्था जो है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बच्चों में जो है तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित होती है। 6 से वर्ष की आयु 7 वर्ष में जो है मात्रा, 9 वर्ष में वचन का जो है संप्रत्यय विकसित हो जाता है और इस अवस्था में जो है संबंध संप्रत्यय भी विकसित हो जाते हैं। बच्चा समझने लगता है कि यह वस्तु उस वस्तु से लंबी या फिर छोटी है। चौथा नंबर है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है और 12 से लेकर 12 की उम्र में यह शुरू होती है और इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त एकांशों के जो है संबंध में सोचने की योग्यता रखने लगता है, तार्किक प्रस्ताव को समझने लगता है, किसी समस्या के भिन्न भिन्न तत्वों को अलग करने तथा संभव समाधानों को खोजने की योग्यता भी आ जाती है और इस अवस्था में बच्चा परिकल्पित समस्याओं का भी जो है सामना करने लगता है। धीरे धीरे बच्चे में जो है
विवेक और रचनात्मक चिंतन तथा पृथक्करण की योग्यता भी निकल आती है। इसके बाद है मूल्यांकन। किसका? पियाजे के सिद्धांत का। पियाजे के सिद्धांत की समीक्षा करने पर पता चलता है कि यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों तथा सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं, बच्चों और संज्ञानात्मक विकास की समस्या व्याख्या जो है ये समुचित रूप से करने में सफल नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के कई कारकों पर जो है प्रभाव पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है रियलिटी में। अतः यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में समान आयु में जो है चारों अवस्थाएं विकसित हो। संभव है कि किसी प्रतिभाशाली बालक में कम उम्र में हो जाए और किसी बालक में जो है, जो मंद बालक है, उसके अंदर जो है चारों अवस्थाएं ये थोड़ी लेट से जो है वो विकसित हो। पियाजे का सिद्धांत जो है ढांचा को स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु जो है सभी संस्कृतियों के बच्चों के संज्ञानात्मक योग्यता के विकास के लिए उनकी चार अवस्थाओं को जो है उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। शोध कार्यों से पता चलता है कि संज्ञानात्मक योग्यता का विकास जो है विकास में जो अनेक चरों का प्रभाव पड़ता है। रैना सिंह ने 1977 में, अहमद ने 1980 में इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययनों से जो है इनके स्पष्ट होता है कि सृजनात्मक चिंतन के विकास पर जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। सहगल आदि ने भी जो है, इन्होंने पीएचडी करके जब थीसिस कर रहे थे तो उस समय रिसर्च किया और इन्होंने अपने अध्ययनों में देखा कि रचनात्मक चिंतन विकास के स्थान के विकास पर जो है ये स्थान के विकास का बहुत ही सार्थक प्रभाव पड़ता है। तो पियाजे सिद्धांत की जो है शैक्षिक सार्थकता या फिर जो है उपयोगिता कहाँ हुई है और कहाँ नहीं हुई, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे का सिद्धांत जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है और इस स्थान के महत्व, सार्थक और उपयोगिता को जो है हम कुछ पॉइंट्स में जो है व्यक्त करने का जो है कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले नंबर में है पियाजे का सिद्धांत एक व्यवहारिक आशय, सिद्धांत का जो एक व्यवहारिक आशय यह है कि बालकों के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उनके जो है बौद्धिक स्तर और अभिरुचि, धातु स्वभाव आदि को ध्यान में रखा जाए। अतः शिक्षकों को यह दायित्व है कि वो अपने विभिन्न वर्ग के बालकों के लिए उनके मानसिक योग्यता के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं, रुचियों आदि के जो है अनुकूल पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें। इसके बाद दूसरा नंबर इस सिद्धांत का एक व्यवहारिक आशय यह है कि बालकों में जो है चिंतन में आत्म केंद्रितता की जो है विशेषता पाई जाती है और इस तरह उनमें जो है प्रारंभिक आयु में जो है जीववाद की विशेषता पाई जाती है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि अध्यापन के समय इन बातों का ध्यान रखें और उन्हें जो है यथार्थवाद की ओर अग्रसर करें। तीसरा नंबर है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रथम दो अवस्थाओं अर्थात संवेदी पेशी अवस्था और प्राक प्रचलन अवस्था में माता पिता की भूमिका बहुत ही अहम होती है। इसमें जो है शिक्षक का भूमिका नगण्य हो जाता है। वहीं अंतिम में जो है दो अवस्थाएं जिसमें मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था आती है और औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था आती है, इसका व्यवहारिक आशय जो है शिक्षकों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और शिक्षकों को यह जानना जरूरी है कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है और उसी अनुकूल जो है शिक्षा के अध्यापन की जो है व्यवस्था किया जाना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, ये चीज़ जो है शिक्षक को समझ में आना चाहिए। और पाँचवा नंबर है पियाजे ने बच्चों को जो है खेल से सीखने के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया था। तो उनके हिसाब से शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को जो है खेल विधि से भी जो है सिखाने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और कल फिर से हम लेके आ रहे हैं किशोरावस्था, चैप्टर नंबर 17 होगा और इसमें विकास और शिक्षा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, समझोगे। फिर मिलते हैं कल के क्लास में।